This Push English and I'm Renuka Singh. So we were here at this point Gandhi arrived in चंपारण। तो ये वक्त था जब गांधी चंपारण पहुंचे, जब क्लैशेस चल रहे थे लैंडलॉर्ड्स और शेयर क्रॉपर्स के बीच में। और उन्होंने सबसे पहले शुरू किया फैक्ट कलेक्शन से, यानी फैक्ट कलेक्शन शुरू किया। इसके लिए वो सबसे पहले गए नंबर 1 सेक्रेटरी के पास। सेक्रेटरी कहाँ के? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के। सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन एक आउटसाइडर को नहीं दे सकता हूँ, जिस पर गांधी जी ने जवाब दिया कि भाई मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। उसके बाद से गांधी जी गए नंबर 2 ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास, जो तिरहुत डिवीज़न के ऑफिशियल थे। चंपारण डिस्ट्रिक्ट उसी में आता था। कमिश्नर ने गांधी जी से कहा, पहले तो उन्होंने बुली किया, उनको डराया धमकाया और एडवाइस दिया, सलाह दी कि भाई तुम तिरहुत छोड़ के चले जाओ। गांधी गए नहीं, बल्कि सीधे वहाँ से मोतिहारी चले गए, जो चंपारण का कैपिटल था। उनके साथ बहुत सारे लॉयर्स भी गए। रेलवे स्टेशन पर पूरा एक हुजूम उमड़ा पड़ा था, यानी वास्ट मल्टीट्यूड, मतलब पीपल इन लार्ज नंबर। ठीक है। और गांधी जी को रिसीव करने वो एक घर में गए। उस घर को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया और इसी हेडक्वार्टर में उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की। अब इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे, तब तक एक रिपोर्ट आई बगल के गांव से कि एक किसान को बुरी तरह माल ट्रीट किया गया है, यानी मारा पीटा गया है, टॉर्चर किया गया है। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि भाई अगली सुबह, क्योंकि शाम हो चुकी थी, तो अगली सुबह हम चलते हैं उस किसान से मिलने। और उन्होंने पुलिस सुप्रिटेंडेंट, रास्ते में चल ही रहे थे, जा ही रहे थे सुबह, अगली सुबह एलिफेंट पे। तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट के मैसेंजर ने उनका रास्ता रोका, ओवरटुक किया उनको और उन्हें ऑर्डर किया कि भाई आप अपने टाउन लौट जाएं। अब इस कैरियज में गांधी जी वापस लौट आए। ही कंप्लाइड, ही ओबेड। मैसेंजर वापस गांधी जी का पीछा करते हुए घर तक आया। उसने उनको एक ऑफिशियल नोटिस सर्व किया और उसमें एक ऑर्डर दिया गया था टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब गांधी जी ने रिसिप्ट तो साइन कर दिया, ठीक है, और उसमें लिख दिया, साइन करने के बाद उन्होंने लिख दिया आई वुड डिसोबे द ऑर्डर, यानी मैं ऑर्डर पूरा नहीं करूँगा। नतीजा उन्हें पता था, वो खुद भी एक वकील थे। कुछ ही दिनों में उनको एक समन मिला कोर्ट का में अपीयर होने का। अगले दिन ही ये समन मिला। पूरी रात गांधी जगे रहे, उन्होंने तैयारियां की, कि उन्हें मालूम था कि अगले दिन अगर वो कोर्ट में हाजिर हो रहे, पता नहीं घर लौट आएंगे कि नहीं, वहीं से जेल ना हो जाए, वहीं से सजा ना हो जाए। तो उन्होंने पूरी तैयारियां की। पहला नंबर 1 उन्होंने टेलीग्राम किया राजेंद्र प्रसाद को कि भाई तुम बिहार से कुछ अपने इन्फ्लुएंशियल दोस्तों के साथ, अपने लॉयर्स के साथ आ जाओ। दूसरा, उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेजा आश्रम में कि मुझे कुछ वक्त लग जाएगा यहाँ पर। तीसरा, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा वाइसरॉय को, जिसमें सारी रिपोर्ट बताई अब तक क्या घटना घटी थी। सुबह होते ही पूरा मोतिहारी का टाउन, इट वॉज ब्लैक विथ पेजेंट्स, यानी कि लोग, जो किसान थे, वो उमड़ पड़े। और उन्हें ये लग रहा था कि भाई, वो गांधी जी का रिकॉर्ड नहीं जानते थे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया है। वो सिर्फ इतना जानते थे कि उनका महात्मा, उनका जो चैम्पियन है वो आ गया है, उनकी मदद करने आया है और आज मुसीबत में उनकी वजह से है। तो इसीलिए वो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए हज़ार हज़ार की तादाद में ग्रुप बना और कोर्ट हाउस के बाहर वो लोग पहुंच गए और वो लिबरेट करने के लिए उनको नारेबाजी करने लगे। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन देख करके गांधी जी को समझ में आ गया कि अब ब्रिटिशर्स का डर इनके मन से ख़त्म हो रहा है। तो बच्चों, ये SAQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कब गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि नाउ पीपल आर गेटिंग लिबरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफ फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। ओके, तो ये आंसर है। स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन ने जो हज़ार की तादाद में हो रहा था कोर्ट हाउस के बाहर। ऑफिशियल्स एकदम पावरलेस थे, उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि गांधी जी
कि एक मतलब गांधी जी के सपोर्ट में खड़े लोगों को कैसे हैंडल किया जाए। तो उन्हें गांधी जी के ही कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने हेल्प भी किया क्राउड को कंट्रोल करने में। वो बड़े फ्रेंडली और पोलाइट रहे और उन्होंने लोगों को समझाया, लेकिन साथ के साथ ये प्रूफ भी दे रहे थे कि तुम कुछ भी करते रहोगे और तुम्हें अब अनक्वेश्चन नहीं रहोगे तुम। मतलब प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। तो अब तक कुछ भी होता रहा हो, लेकिन अब दे विल नॉट बी लेफ्ट अनक्वेश्चनड और इंडियंस उन्हें चैलेंज करेंगे। तो यानी कि गांधी जी ने दिखाया एक फ्रेंडली जेस्चर, जबकि दुश्मन थे ब्रिटिशर्स, चाहते तो वो हंगामा होने देते, लेकिन बिकॉज वो फॉलो करते थे अहिंसा का पथ, सत्य और अहिंसा पर चलते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि किसी भी किस्म का वायलेंस हो। वो नॉन वायलेंस के बिल्कुल सपोर्टर थे, एडवोकेट थे, इसलिए उन्होंने उनको एक फ्रेंडली जेस्चर के तहत इन लोगों की हेल्प की। इधर गवर्नमेंट के बहुत बुरे हाल थे। देवर बैफल्ड, बैफल्ड मतलब ऑलमोस्ट पागल हो जाना, पजल्ड हो जाना। और प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट किया जज को कि भाई ट्रायल को थोड़ा मुलतवी कर दिया जाए, थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए। अपेरेंटली मतलब रिजल्टिंगली, नेचुरली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट द सुपीरियर्स, क्योंकि वो अपने सुपीरियर्स से कंसल्ट करना चाहती थी। इधर गांधी जी जो है उन्होंने कहा कि भाई लेट क्यों हो रहा है, आपको सज़ा देनी है, आप सज़ा दीजिए। और उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा। जब स्टेटमेंट पढ़ा तो वो ही प्लीडेड गिल्टी, वो गिल्टी स्टेटमेंट था। यानी उन्होंने बड़ी चालाकी से, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिएगा, ऐसे क्यू में भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो दोनों के लिए ये सही है। उन्होंने ये पढ़ा कि भाई मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में फंस गया, यानी कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपकी अवहेलना करूं, कोर्ट की अवहेलना करूं, लेकिन मैं एक ऐसे दो कर्तव्यों के बीच में फंस गया हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अच्छा, इधर जो है बच्चों ध्यान ये रखना है आपने कि दो कर्तव्य क्या थे। पहला, एक तरफ उन्होंने कहा मैं बिल्कुल गलत उदाहरण नहीं साबित करना चाहता कानून तोड़ करके, यानी कानून की ड्यूटी, कर्तव्य कानून की तरफ। और दूसरा, मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड यानी इंसानियत और अपने नेशनल सर्विस यानी देशभक्ति, देश सेवा, इसकी कर्तव्य से भी विमुख नहीं हो सकता। तो जब मुझे ये तिरहट डिवीज़न छोड़ने का ऑर्डर आया, चंपारण छोड़ने का ऑर्डर आया, तो मैंने डिसरिगार्ड नहीं किया, लेकिन मैंने दोनों कर्तव्यों में से, यानी एक कानून के प्रति कर्तव्य और एक नेशन और इंसानियत के प्रति कर्तव्य, इन दोनों कर्तव्यों में मैंने इसको चुना। ठीक है, मैंने नेशनल सर्विस चुनी, तो भाई एक अगर चुनूंगा, एक को प्रायोरिटी दूंगा, तो दूसरा इग्नोर होगा। तो ये मुझसे हुआ है, लेकिन ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। इट इज़ जस्ट दैट आई ओबेड टू दी हायर लॉ ऑफ आर बीइंग। मैंने अपने कंसाइंस को, मैंने अपने ज़मीर को सुना, और मुझे लगता है कि देश सेवा और इंसान सेवा जो है वो बड़ी है कानून की सेवा से। और आपको जो भी पेनाल्टी देनी है, आप प्लीज़ पेनाल्टी दीजिए। ठीक है, तो ये सब सुन करके मजिस्ट्रेट ने क्या अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि 2 घंटे के रेसिस के बाद हम वापस मिलेंगे। गांधी जी को कहा गया भाई इस 2 घंटे के लिए यानी 120 मिनट के लिए बेल ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बेल वेल नहीं चाहिए। ठीक है, और गांधी जी को बिना बेल के रिलीज़ किया गया 2 घंटे के लिए। जब वापस से कोर्ट का काम रिकन्वीन हुआ, रिकन्वीन का मतलब होता है रिज्यूम होना, या ये कह लीजिए कि ब्रेक के बाद, जब इंटरवल के बाद जब वापस से कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, तो जज ने कहा कि भाई मैं कुछ दिनों तक जजमेंट को नहीं डिलीवर कर पाऊंगा, और उन्होंने गांधी जी को आज़ाद कर दिया। यानी इसके पनिशमेंट या जजमेंट बाद में सुनाएंगे। इधर राज टेलीग्राम के अनुसार, टेलीग्राम को फॉलो करते हुए राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और बाकी बहुत सारे प्रोमिनेंट जो वकील थे, इनके दोस्त थे, वो बिहार से, पटना से चंपारण पहुंच गए। अलग अलग जगहों से पहुंचे थे, मोतिहारी,
मुजफ्फरपुर, ये सब लोग मोतिहारी पहुंच गए, यानी चंपारण। उन्होंने गांधी जी से बातचीत की और बस वो ये चिंतित थे कि वो क्या करेंगे अगर गांधी जी प्रेजेंट चले जाएंगे। गांधी जी ने पूछा भी, तो जो सीनियर लॉयर थे उन्होंने कहा देखिए हम तो आपको एडवाइस करने आए हैं, हेल्प करने आए हैं, अगर आप जेल गए तो हम किसको एडवाइस करेंगे, तो हम घर चले जाएंगे। ये सुनकर गांधी जी काफ़ी दुखी हुए। उसके बाद से फिर राजेंद्र प्रसाद ने उनको समझाया कि गांधी जी ने बोला कि फिर ये अन्याय जो हो रहा है शेयर क्रॉपर्स के साथ, वो उसका क्या होगा। तो लॉयर्स कुछ जवाब नहीं दे पाए। राजेंद्र प्रसाद जी ने कंसल्ट किया और उन्होंने समझाया कि क्या कर रहे हैं आप लोग। गांधी जी एक टोटली स्ट्रेंजर हैं, हमारे राज्य को बिलोंग भी नहीं करते, बिहार के हैं भी नहीं, गुजरात के हैं, लेकिन वो एक स्ट्रेंजर होते हुए वो जेल जाने के तैयार हैं इन किसानों के लिए। और दूसरी तरफ हम जो इसी अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स को बिलोंग करते हैं, हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं पेजेंट्स की, और हम घर चले जाएंगे। कितनी शेमफुल बात है, ठीक है ना, कितना शर्म की बात है। तो इस डिजर्शन का मतलब मैं बता दूं, डिजर्शन इज एक्शन ऑफ, जस्ट वेट, एक्शन ऑफ लीविंग अ प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, एक्शन ऑफ लीविंग अ प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। तो डिजर्शन का ये मतलब, शेमफुल का मतलब तो आपको पता ही है, विच इज फुल ऑफ एम्बैरेसमेंट। तो ये अपशॉर्ट का मतलब भी यहाँ बता दूं, अपशॉर्ट का मतलब है रिजल्ट या कंक्लूजन। तो कंसल्टेशन करने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने उनको समझाया बुझा रहा है। उसके बाद वो फिर गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी हमें माफ़ कर दीजिए और हम अब नहीं जाएंगे, आप जैसा कहेंगे, अगर आप जेल जाएंगे तो हम आपके पीछे जेल आएंगे। तब गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि अब मैं चंपारण का युद्ध जीत गया हूँ। और उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा लिया और ग्रुप को डिवाइड किया कि भाई कैसे कैसे पेयर में आपको गिरफ्तारी देनी है अपनी, ठीक है, यानी मैं चला जाऊंगा जब जेल तो दो दो करके आप लोग गिरफ्तारी देंगे, ये प्लान था। कुछ दिनों के बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन रिसीव हुआ मजिस्ट्रेट से, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, उस प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस को ड्रॉप कर दिया था, रद्द कर दिया था। और पहली बार सिविल डिसओबीडियंस ट्रायम्फ हुई, फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। तो गांधी जी और लॉयर्स वापस से अब जब आज़ाद हो गए वहाँ से, तो ये इन्होंने छोड़ा नहीं काम वहाँ पर, ये अब तो असली काम शुरू हुआ है। तो इंक्वायरीज करनी शुरू की उन्होंने, हर फार्मर की ग्रेवेंसेस सुनी, उसका दुख सुना। करीब उनके पास जो भी कागजात थे रिटन में वो सब इकट्ठे किए गए। 10,000 किसान भाइयों ने डिपॉजिट किया ये प्रूफ, एविडेंसेस, उन्होंने नोट्स बनाए, इन एविडेंसेस पर डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया। पूरा एरिया जो था वो इट वाज लाइवली, फुल ऑफ लाइफ, और इट वाज थ्रॉबिंग विद एक्टिविटी। लग रहा था कुछ हो रहा है पूरे जगह पर। इन्वेस्टिगेटर, इधर लैंडलॉर्ड्स ने जब सुना तो वो भी प्रोटेस्ट करने लगे, वेहेमेंट मतलब स्ट्रांगली, यानी उन्होंने स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया कि भाई ये हम इनके खिलाफ हैं, या मतलब ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ। तो उन्हें एहसास तो हो ही गया था कि ये जो बंदा है ये आसानी से इनको छोड़ने वाला है नहीं। जून का महीना आते आते तक गांधी जी को सर एडवर्ड गेट ने, ये वही हैं जिन्होंने केस ड्रॉप किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको बुला भेजा। अब तक गांधी जी जा रहे थे लोगों से मिलने, अब गांधी जी को बुलाया जा रहा है। चेंज देखिए। तो एक उन्होंने जाने से पहले गांधी जी ने लीडिंग एसोसिएट्स को बता दिया, एक डिटेल्ड प्लान बना दिया क्या करना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। और उन्होंने कहा अगर मैं नहीं लौटा तो आप ये करेंगे। उसके बाद गांधी जी की 4 प्रोट्रैक्टेड का मतलब बच्चों होता है कि विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लंबा वक्त लेने वाली चीज़। तो ये मीटिंग बहुत लंबी चली, और 1 2 नहीं 4 लेफ्टिनेंट के साथ जब ये मीटिंग चली, रिजल्ट इसका ये हुआ। वो भी समझ गया होगा कि ये बंदा कोई हल्का फुल्का नहीं है, ये तो हमारी
उनको छोड़ेगा नहीं। तो उन्होंने इनके दबाव में आके एक ऑफिशियल कमीशन बिठा दिया, अपॉइंट कर दिया इंक्वायरी के लिए, जो इस इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिचुएशन में जो है वो इंक्वायरी करेगा। तो कमीशन किसकी किससे कौन कौन था इस कमीशन में? इस कमीशन में थे लैंडलॉर्ड्स, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गांधी जी। इन 3 लोगों की समिति बनी और गांधी जी थे सोल रिप्रेजेंटेटिव पेजेंट्स की तरफ से। गांधी जी चंपारण में रहे पहले तो कुछ अनइंटरप्टेड पीरियड। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है लगातार 7 महीने। उसके बाद से उन्होंने कुछ शॉर्ट विजिट्स किए, यानी बीच बीच में वो थोड़ा सा आश्रम चले आते थे अपने सेवाग्राम। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इस विजिट ने जो एक इट वॉज अंडरटेकन, इट वॉज इनिशिएटेड बिकॉज ऑफ एन एंट्रीटी। एंट्रीटी का मतलब होता है बच्चों on an earnest and humble request. Okay, so entreaty means earnest or humble request. किसने की थी ये रिक्वेस्ट? आई होप यू रिमेंबर, ये राजकुमार शुक्ला यानी अनलेटर्ड पेजेंट। किसको कहा जा रहा है? राजकुमार शुक्ला जी को। अनलेटर्ड का मतलब इलिटरेट, पेजेंट का मतलब पता ही है आपको, किसान। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, ये कुछ दिनों के लिए चलेगा ऐसा मान के चले थे हम, या वो भी। उसने इनके जीवन का 1 साल ले लिया, गांधी जी के जीवन का, यानी चंपारण में करीब करीब 1 साल रह गए। अब ऑफिशियल इंक्वायरी जब होने लगी तो इनके पास तो एविडेंस का अंबार था ही। इन लोगों ने तुरंत जाके उसे पेश किया। प्लांटर्स के खिलाफ काफ़ी बड़ा सबूत मिल गया कि ये ज़बरदस्ती एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि उनको डरा धमका करके ये काम कर रहे हैं। तो जब इन्होंने देखा लैंडलॉर्ड्स ने कि अब हालत हमारी ख़राब है प्लांटर्स में, तो इन्होंने एक ऑफ़र रखा कि हम रिफ़ंड कर देंगे पेजेंट्स को, पैसा वापस कर देंगे जितना हमने लिया है आज तक। कितना पे कर दें? पहले तो लोगों ने सोचा, किसान भाइयों ने भी सोचा गांधी जी कहेंगे पूरा पे कर दो, लेकिन थोड़े सरप्राइज हुए वो, जिस तरीके से इन्हें इलीगली और डिसीटफुली एक्सटॉर्ट किया गया था। डिसीटफुली का मतलब डिसऑनेस्टली, इलीगली का मतलब गैर कानूनी तरीके से। तो ये पूरा पैसा तो उनका बनता था, लेकिन उन्होंने ऑफ़र सिर्फ, गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ 50% की ऑफ़र की कि भाई 50% वापस कर दो। वो एडमिट दिख रहे थे। इधर रेवरेंड जो जेजेड हॉज हैं, ये जो है वो क्या कहते हैं, एक मिशनरी है, एक रेवरेंड मतलब रिस्पेक्टेबल। तो हॉज जो है उन्होंने बहुत ही इस मैटर को बहुत ही पास से वॉच किया था। तो उन्होंने अपनी किसी आर्टिकल में ये भी लिखा है कि चंपारण का जो ये एपिसोड है मैंने बहुत क्लोज रेंज से देखा, और मुझे ये तो समझ में आ गया था कि वो आसानी से गिव अप करने वाले नहीं हैं। तो जब रिप्रेजेंटेटिव्स ने, प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव ने जैसे ही रिफंड के लिए कहा, अब भाई ये 50 में मानने लगे, तो इन्होंने ये समझ गए कि अब बैकफुट पे है क्या गांधी जी। इन्होंने तुरंत 25% का एक्सटेंड, उन्होंने कहा हम 25% वापस करेंगे। और हॉज कहते हैं मैं बहुत सरप्राइज्ड हुआ कि मिस्टर गांधी ने वो मान गए और डेडलॉक तोड़ दिया। उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम लोग इतना ही दे दो। तो उस वक्त तो थोड़ी सी नाराज़गी हुई, गांधी जी ने का ये कदम उनको अच्छा नहीं लगा, किसान भाइयों को भी। और खैर इस सेटलमेंट को, ये 25% वाले रिफंड के सेटलमेंट को कमीशन ने यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया। गांधी जी ने, उसके बाद गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ जो पैसा मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो लैंडलॉर्ड्स किसी के आगे झुकते नहीं थे, वो ऑब्लाइज्ड हुए हैं क्योंकि उन्होंने वो पैसा सरेंडर किया। पैसे से ज़्यादा उन्होंने अपनी प्रेस्टीज सरेंडर की, वो झुके। तब किसानों को समझ में आया कि हाँ भाई इनका तरीका सही है। एक बार झुके हैं, भले 25% के लिए झुके, अब वो झुकेंगे बार बार। तो ये थी स्ट्रैटेजी गांधी जी की। Therefore, as far as the peasants were concerned, planters had behaved as lords above. इससे पहले तो भाई लैंडलॉर्ड्स गॉड की तरह थे, कानून के ऊपर। किसान भाइयों को ये एहसास ही नहीं था कि किसी के आगे झुकने वाले हैं, लेकिन आज झुके ये
तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पहले ये जो प्लांटर्स थे, दे बिहेव्ड अबव द लॉ एंड नाउ दे हैड टू अबाइड बाय लॉ। तो ये डिफरेंस था। अब these landlords were abiding by law। ये बड़ी बात थी। जो कानून को बिल्कुल नहीं मानते थे वो अब कानून को मानने लगे थे, चाहे मजबूर होकर चाहे डर कर, जो भी कह लीजिए। तब पेजेंट्स को रियलाइज हुआ कि हमारे अधिकार क्या हैं, और उसके बाद उन्हें मिला करेज। तो एक तरीके से इन लोगों ने हिम्मत, इन लोगों में इस कदम के बाद आई, इस वजह से आई। तो अब इवेंट्स ने जस्टिफाई किया भी गांधी जी के इस पोजीशन को। बाद में लोगों का मुंह बंद हो गया, जो थोड़ा बहुत कह रहे थे अरे 25% में क्यों माने। कुछ ही सालों में ब्रिटिश प्लांटर्स अपने अपने एस्टेट्स छोड़ करके, अबंडन करके वहाँ से भाग गए, और ये सारे एस्टेट्स किसान भाइयों को रिवर्ट बैक हो गए, यानी वापस उनको मिल गए, रिटर्न, इट वाज रिटर्न टू देम। और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग पूरी तरीके से समाप्त हो गई। ठीक है, उनको, ब्रिटिश प्लांटर्स को ये राज्य छोड़ के जाना पड़ा। उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ दी। कुछ ही सालों में ये प्रॉपर्टीज़ वापस पेजेंट्स को मिल गई, तो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग ख़त्म हो गया। लेकिन गांधी जी चाहते तो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग ख़त्म होते ही चले आते अपने सेवाग्राम, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि वो जानते थे इस दौरान जो उन्होंने समाज में घूमकर वहाँ की सोसाइटी को देखा था, वहाँ के लोगों को, गांव वालों को, उनकी समझ में आ गया था कि दो ही चीज़ें इस चंपारण में हैं जो इनको बढ़ने नहीं दे रही हैं। एक है इनका सोशल बैकवर्डनेस या कल्चरल बैकवर्डनेस कहिए, और जब तक सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस रहेगी, ये इकोनॉमिकली तो साउंड नहीं होंगे कभी भी। ये चीज़ वो समझ गए थे। तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम थी ये पूरी इसमें है। इसको आप प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उन्होंने टीचर्स को अपील किया कि भाई स्कूलों में आओ, यहाँ पढ़ाओ। महादेव देसाई और नरहरि पारिक, इनके दो यंग डिसाइपल्स थे, वो तुरंत आए। उन्होंने वॉलंटियर किया कि गांधी जी हम पढ़ाएंगे। उसके बाद कुछ लोग और, कुछ टीचर्स और मुंबई, पूना और अलग अलग लैंड, यानी हमारे भारत देश के अलग अलग कोनों से वहाँ पहुँच गए। उनमें से गांधी जी के बेटे, जो यंगेस्ट बेटे हैं देवादास, वो भी अपनी माँ के साथ, यानी कस्तूरबा जी के साथ वहाँ पहुँच गए। प्राइमरी स्कूल्स खोले गए 6 गाँवों में, चंपारण के 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबा जी ने खुद आश्रम रूल्स जो वो चलाती थी आश्रम में, वो आश्रम रूल्स इनको भी सिखाए कि बहुत बेहद ज़रूरी है पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना, पर्सनल क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है, कम्युनिटी सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों से चंपारण वासी वंचित थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कैसे साफ़ सुथरा रहना है। गरीबी थी बहुत ज़्यादा। खैर, पहले एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, उसके बाद हेल्थ कंडीशन जो बहुत मिजरेबल थे। अब गांधी जी ने डॉक्टर्स को वॉलंटियर करने के लिए कहा कि भाई आप अपनी अपनी सर्विसेज, एक एक डॉक्टर भी अपनी सर्विस 6 महीने के लिए वॉलंटियर करेगा तो बहुत है। 3 मेडिसिन अवेलेबल कराए गए, जिनमें से वो तीनों मेडिसिन थे सल्फर ऑइंटमेंट, कैस्टर ऑयल और क्विनाइन। और क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां यही होती थी कि किसी की भी जीभ पकी हुई है, कोटेड टंग है, तो भाई कैस्टर ऑयल का एक डोज दे दो। मलेरिया फीवर और हुआ तो उसमें क्विनाइन दे दो, क्विनाइन के साथ कैस्टर ऑयल मिला करके। उसके बाद स्किन इरप्शंस हुए तो उसमें ऑइंटमेंट, सल्फर ऑइंटमेंट के साथ कैस्टर ऑयल मिला करके लगा दो। तो ये तीनों ही बीमारियां, अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो आपको नहीं लगता ये तीनों ही बीमारियां हाइजीनिक कंडीशन पर बहुत निर्भर करती हैं, हाइजीन पर। अगर आप हाइजीनिकली अच्छे हैं, साउंड हैं, अलर्ट हैं, अवेयर हैं, तो ये बीमारियां होंगी ही नहीं। जीभ पकना, मलेरिया होना और स्किन पर रैशेज या इरप्शंस होना, ये तीनों ही बीमारियां गंदगी की वजह से आती हैं। ठीक है, और तीनों बीमारियों के लिए ये 3 दवाइयाँ अवेलेबल थी। तो उन्होंने जो भी वो कर सकते थे उस ज़माने में उन्होंने किया। गांधी जी ने ये भी महसूस किया कि औरतों की स्थिति बहुत ख़राब है, दे आर इन फिल्दी स्टेट। फिल्दी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डर्टी या दयनीय कह लो, यहाँ फिल्दी से मतलब है गंदगी भरा।
तो उन्होंने कस्तूरबा जी को भेजा इस चीज़ के लिए बात करने के लिए। कस्तूरबा जी को एक लेडी अपने घर ले गई झोपड़ी में, और जब उन्होंने झोपड़ी में देखा तो उन्होंने कहा देखो कोई बॉक्स और कबर्ड नहीं है, हम कपड़ों के लिए, और ये जो साड़ी मैंने पहनी है सिर्फ यही साड़ी मेरे पास है। तो इस स्टेटमेंट से इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीबी किस हद तक की थी। अब चंपारण में इस लंबे समय के दौरान गांधी जी ने एक लॉन्ग डिस्टेंस तो रखा ही था, लॉन्ग डिस्टेंस वॉच आश्रम पर, और वो रेगुलरली, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे क्यों में बच्चों कि कैसे उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस वॉच रखी आश्रम पर, तो वो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजते थे मेल द्वारा। मेल मतलब ईमेल नहीं, मेल का मतलब है यहाँ टेलीग्राम। और फिनेंशियल अकाउंट्स के बारे में पूछते रहते थे। दूसरा, उन्होंने वहाँ के रेसिडेंट्स को, आश्रम के रेसिडेंट्स को लिखा कि भाई ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस भर गए हैं तो नए वाले आप लोग खोद लो, नहीं तो पुराने वाले बड़े बदबू मारेंगे। तो मतलब आप सोचिए यहाँ से बैठे बैठे भी उनको वहाँ की टेंशन थी। तो ये पहला हो गया इंस्ट्रक्शन, ये दूसरा होगा, आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे आते हैं। चंपारण एपिसोड टर्निंग पॉइंट साबित हुआ गांधी जी के जीवन में, और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक बहुत मामूली सी बात की। मैंने ब्रिटिशर्स को ये डिक्लेयर कर दिया कि तुम मेरे ही देश में मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते, और बस चंपारण के लोगों को भी ये एहसास हुआ और वो खुद खड़े हो गए, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो चंपारण, इट डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब होता है ऑपोजिशन। ऐसा नहीं है कि ये एक्ट चंपारण का डिफाइंस के तौर पे शुरू हुआ। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू हेल्प आउट द पुअर एंड द टॉर्चर्ड पेशेंट। बस ये एक अटेम्प्ट था एलिविएट करने का, यानी कि आज़ाद करने का, अपलिफ्ट करने का उन सारे गरीब किसान भाइयों को जो इतने सालों से डिस्ट्रेस यानी टॉर्चर सह रहे थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स का, प्लांटर्स का। तो ये था गांधी जी का पैटर्न। आपसे पूछेंगे क्या है गांधी जी का पैटर्न, तो ये है गांधी जी का पैटर्न। उनकी पॉलिटिक्स प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम से एसोसिएटेड रहती थी। इट वॉज इंटरवाइंड। इंटरवाइंड का मतलब होता है ब्रेडेड, यानी उसी में गुथा हुआ होना। निटेड, निटेड भी बोल सकते हो, या ट्विस्टेड, यानी उनकी पॉलिटिक्स जो है अलग अलग नहीं थी, भारतीयों के डे टू डे प्रॉब्लम से रिलेटेड थी। और आजकल की पॉलिटिक्स कैसे हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट कमेंटिंग मच ऑन नाउअडेज पॉलिटिक्स, ये चीज़ मैंने आपको छोड़ी है आपके लिए। इट इज़ फूड फॉर थॉट फॉर यू। यू थिंक, एनालाइज इट, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव नाउ। कोई विजन ही नहीं है, कोई मोटो ही नहीं है। और ये गांधी जी का पॉलिटिक्स था कि राजनीति का मतलब ही होता था कि भाई किस तरीके से देशवासियों की रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स के साथ हम डील करें। तो उनकी लॉयल्टी आजकल के पॉलिटिशियंस की तरह एब्स्ट्रैक्ट लॉयल्टी नहीं थी। एब्स्ट्रैक्ट लॉयल्टी क्या होती है? जो दिखे ही ना, नजर ही ना आए। हम कहते हैं हम देशभक्त हैं, पर देश क्या है भाई? देश लोगों से बना है, तो आप लोगों की सेवा करिए, देशभक्ति तो अपने आप हो जाएगी। और आजकल के पॉलिटिशियंस पता नहीं, तो उनका कोई सिद्धांत ही नहीं है। एनीवे, without digressing from the topic, let us come back on the topic because we are on concluding paragraph now, so listen very carefully. तो ये उनकी जो लॉयल्टी थी वो इंसानों के साथ थी, उनकी लॉयल्टी किसी एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स की, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ की तरफ नहीं थी। उनका पॉलिटिक्स ये था। खैर, गांधी जी ने बहुत कोशिश की कि वो मोल्ड करें, फ्री इंडियन बनाएं, जो कि अपने ही पाँव पर खड़ा हो सके और इंडिया को फ्री कर सके। उन्हें मालूम था कि भारत तभी आज़ाद होगा जब भारतीय आज़ाद होंगे। और भारतीय कब आज़ाद होंगे? उस डर से जब वो सेल्फ एस्टीम्ड रहेंगे, उनके अंदर ये हिम्मत आ जाएगी कि हम खड़े हो जाएं, हमें किससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे राइट्स हैं, ये हमारे ड्यूटीज़ हैं। तो उन्हें अवेयर होना पड़ेगा। तो उनका एक्चुअली बेसिक आइडिया था टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड टू मेक अ फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड फॉर हिज राइट्स। ठीक है, तो शुरू के चंपारण एक्शन से चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, ये एक पैसिफिस्ट थे,
जो कि गांधी जी के डिवोटेड फॉलोअर भी थे, वो गांधी जी जो है वो फिजी आइलैंड जा रहे थे। तो गांधी जी को इस टूर पे जाने से पहले वो गांधी जी से विदा होने आए। वो जब मिले तो गांधी जी के लॉयर्स ने कहा, यानी गांधी जी के साथ जो लॉयर्स थे उन्होंने कहा कि आपके फ्रेंड हैं ये, एक अच्छा आइडिया होगा अगर आप उनको चंपारण में ही रोक लें और उनसे मदद मांग लें। एंड्रयू विलिंग भी थे, बस वो इंतज़ार कर रहे थे कि गांधी जी एक बार कहें और मैं रुक जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो गांधी जी ने कहा, इस चीज़ को वेहेमेंटली अपोज किया, यानी इस चीज़ की खिलाफत की इंटेंस मैनर में, और उन्होंने कहा कि मैं तुम सबको समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है ये हमारे हृदय की कमज़ोरी होगी अगर हम एक इंग्लिश मैन की फ़ाइट में, इंग्लिश मैन यानी ब्रिटिशर्स की फ़ाइट में एक इंग्लिश मैन को ही इन्वॉल्व कर लें। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं इस बैटल के लिए, जीतने के लिए, चंपारण का जो ये मूवमेंट है, इसके लिए मैं किसी ब्रिटिशर पर नहीं विश्वास कर सकता, ना उनको अपनी तरफ मिला सकता हूँ। तो हम कोई प्रॉप यानी कोई सपोर्ट मिस्टर एंड्रयूज से नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये थे उनके एथिक्स, ये थे उनके प्रिंसिपल्स। और राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि बहुत सही उन्होंने हमारा माइंड पढ़ा और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। तो इस तरीके से गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस मतलब क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ सपोर्ट, सेल्फ सपोर्ट या सेल्फ सफिशिएंसी, है ना। तो ये था गांधी जी का पाठ। अब लास्ट की 2 लाइनें बहुत इम्पॉर्टेंट, कि सेल्फ रिलायंस जो है और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है और शेयर क्रॉपर्स की मदद करना, ये तीनों ही चीज़ें एक साथ इंटरवोवन है, सॉरी, गुत्थी मिली हुई है एक ही में। क्योंकि जब इंडियन सेल्फ रिलायंट होंगे, जब उन्होंने शेयर क्रॉपर्स की मदद की, वो सेल्फ रिलायंट हुए तो वो इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में सोचने लगे। तो ये एक तरीके से कहिए कि चंपारण एपिसोड एक नींव है, एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। So this was all, children. I hope everything is clear to you, but if at all any doubt is there, please ask your questions. And soon there is a good news, children. I'm going to, as soon as, because now we are done up with the chapters which were there for this year, so I'm thinking of starting mind map for all the chapters, and I'm sure you are going to like this mind maps for all the chapters, because this will help you a lot in revision. And soon your pre-boards are going to start wherever you are in India, everywhere. Either the pre-boards are starting in last week of December or first week of January. So these mind maps are going to help you out. So only request to you is, please watch all the videos pertaining to the lessons, the detailed explanation, and then after that come to mind map. So these mind maps will help you out to revise, saving your time. So God bless you, keep studying, because अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं बच्चों। तो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।